नमस्ते बच्चों, आइए आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का पार्ट 3 वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसा कि हम पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो में बता चुके हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। जिन्होंने वो नहीं देखा है या उसमें कुछ सीखना है, वो उन्हें देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। इससे पहले कि हम इसकी बात करें, आइए हम कुछ संख्याओं के गुणनखंड की बात करते हैं। एक संख्या है जैसे 4, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या होगा? 2 गुना 2। अभाज्य संख्याएं आप जानते ही हैं, वे सभी संख्याएं जो केवल अपने आप से और 1 से भाग होती है, अर्थात जिसके केवल 2 ही भाजक होते हैं। नंबर विच हैव ओनली 2 डिवाइजर्स, दैट इज प्राइम नंबर। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो 4 को हमने लिखा 2 गुना 2। अच्छा, अगर हमें 6 के फैक्टर करने होते, प्राइम फैक्टर, तो क्या होता? 2 इंटू 3। यह हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि 3 इंटू 2, बात एक ही, आप कैसे भी लिख सकते हैं। 12 को आप लिखते 2 गुना 2 गुना 3। यह हो सकता है आप 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं, आप उसे किसी भी क्रम में ऐसे लिख सकते थे। 36 को आप 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 इस तरह से आप लिखें, और ऐसे कोई और भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, उसके भी आप ऐसे क्रम में अभाज्य गुणनखंड बना सकते हैं। यह है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर। अब हम बात कर रहे थे कि 6 को हम 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 12 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2, और 36 को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं। देखिए 12 को और भी ऐसे अलग प्रकार से हो सकता है, किसी बच्चे ने पहले 2 से भाग किया, किसी ने पहले 3 से भाग किया, ऐसे करके हम इसके विभिन्न प्रकार से गुणनखंड बना सकते हैं। लेकिन इन सभी में देखिए, क्या अभाज्य संख्या परिवर्तित हुई? क्या प्राइम फैक्टर जो आपने लिखा है वो चेंज हुआ? नहीं, पहले जो आ रहा था वही अब है, सिर्फ उसका क्रम आगे पीछे हो सकता है। कि अगर मान ली किसी ए बच्चे ने 2 गुना 3 लिखा है 6 को, दूसरे ने 3 गुना 2, लेकिन आया कितना? एक बार 2 और एक बार 3। उनकी पावर सेम है, उनकी डिग्री सेम है, उनका क्रम चेंज हो सकता है, उनकी सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, यही कहना चाहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो कहती कोई भी अभाज्य संख्या को जब आप प्रस्तुत करते हैं, गुणनखंडन करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में। हाँ, उनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, बट वो अद्वितीय होती हैं, यूनिकनेस होती है उसके अंदर। यही बोला गया है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अंदर, जी, कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, गुणनखंडित किया जा सकता है। उसमें अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना, क्रम आगे पीछे हो सकता है, वो अद्वितीय होता है, मतलब वो यूनिक होता है। इंग्लिश में भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर। मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने एक एग्जाम्पल से बात की, हम इसके कुछ अनुप्रयोग करते हैं। उससे पहले एक बार देख लीजिए इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, हम उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे एक हम कोई संख्या लेते हैं 420 420 और इसको हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपने कुछ पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन ट्री होता है, गुणनखंड वृक्ष, आप उससे भी ऐसा कर सकते हैं। तो आइए, तो 420 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास आता है 210। हो सकता है आप 420 को 3 से भाग करना चाहें, तो जो भी अभाज्य संख्याओं से आरंभ करेंगे, तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है, तो हमने 2 से आरंभ किया। आप 3 से भी कर सकते हैं, वो सब आगे पीछे आ जाते हैं। तो अच्छा है कि हम क्रम से चलें। अब 210 को फिर हम कुछ और संख्याओं में तोड़ेंगे। ये एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, इसे हम फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर से 2 से हम डिवाइड करते हैं, तो 2 और ये आएगा 105। अब फिर से 105 को करें, क्या ये 2 से डिवाइड है? नहीं, ये 2 से
डिवाइड नहीं होता, तो हम अगला प्राइम नंबर लेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिलता है 3 और 35। अब 35 देखो आगे और फैक्टराइज हो सकता है क्योंकि ये भी कंपोजिट नंबर है, तो जब तक हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ऐसा करते रहें। ये आपका फैक्टराइजेशन ट्री है प्राइम फैक्टर का, जो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा। तो हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि 420 के जो प्राइम फैक्टर है वो कौन कौन से हुए। आओ इन्हें थोड़ा सा इकट्ठा कर लें। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। These are the prime factorization of 420, 2 into 2 into 3 into 5 into 7। इसमें 2 की डिग्री आपकी 2 है, 3 की डिग्री 1 है, 5 की डिग्री 1 है, 7 की डिग्री मतलब घात, पावर, शक्ति, जो भी आप उसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही थी, ये आप हम उसी की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि कोई भी कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में व्यक्त की जा सकती है और वो यूनिक होता है। उनका जो क्रम आगे पीछे हम कर सकते हैं, हो सकता है हम 7 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2 करें, लेकिन वो यूनिकनेस होती है, उसमें अलग नहीं होता। तो 420 के अभाज्य ग्रहणखंड में अगर सिर्फ ये पूछे तो ऐसा, लेकिन कभी कभी आपके सीबीएसई में एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अभाज्य ग्रहणखंड में 2 की घात कितनी होगी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 420। तो 2 की घात आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कितनी है, 2। ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ जाता है। इस बार के जो एग्जाम में आया था उसने घात ना पूछ के पूरा नंबर ही था, एक छोटा सा सवाल था 225, उस नंबर के पूछ लिया था कि इसको फैक्टराइज करने के बाद डिग्री के रूप में लिखें, नीचे 4 ऑप्शन थे और आपको बताना था। ठीक है, तो ये आपको बतानी है डिग्री ऑफ 2 इन द प्राइम, वो आप बता सकते हैं यहाँ पर कितनी है 2। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप इतना इजीली ऐसे बता सकते हैं। तो फैक्टराइज करना आ सकता है, फैक्टराइजेशन पूरा आंसर के रूप में आ सकता है, या उसकी डिग्री पूछी जा सकती है। और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि फाइंड द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द ऑल द प्राइम फैक्टर। तब आप जितने प्राइम फैक्टर इनकी डिग्री को प्लस कर देंगे, जैसे 2 में 2 है, 3 की डिग्री 1, 5 का डिग्री 1, 7 का डिग्री 1, सबको प्लस करके ऐसे विभिन्न प्रकार के इसमें सवाल बनाए जा सकते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर जाना एक रिजल्ट कि जो भी भाज्य संख्या थी उसे अभाज्य संख्याओं की घात के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घात के गुणनफल के रूप में लिखा जाना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम, बस इसी का आपको ध्यान रखना है, और इसी पर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आइए, इसमें जो अगली उपविषय है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जैसे यूक्लिड डिवीजन में हमने किया था। तो कई बार अगर हमें कहा जाए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करना है, तब तो हम बाध्य हैं कि हम उसी मेथड से करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ कहा जाए फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम किसी भी नंबर का, तो हम किसी भी विधि से कर सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तब हम बाध्य हो जाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से ही करने के लिए। ऐसे थोड़ा सा लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है। तो इसका भी एक सवाल आ जाता है और इसका एक रिजल्ट भी जो हम बाद में भी बात करते हैं। आइए, तो 4 और 6 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम। तो यहाँ इसी से निकालते हैं, वैसे तो बहुत से तरीके हैं जो आपको पहले भी आते होंगे। तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 और 6 का 2 इंटू 3। तो सिंपल सा आप सभी लोग जानते हैं, जो इनमें कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट, वो आपका एचसीएफ है, और वो कौन सा हुआ 2। बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी जानेंगे कि बड़ी संख्याओं में या जब डिग्री के रूप में लिखा जाता है तो हम किस प्रकार करते हैं। अभी तो एचसीएफ आपका 2 आया। देखिए, 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2, 2 की घात 2, और यहाँ लिखेंगे 2 की घात 1 और 3 की घात 1। अब एचसीएफ जो है, इसके लिए आगे से एक और याद रखें कि एचसीएफ हम डिग्री के रूप में अगर लेना चाहें तो क्या लेंगे, एचसीएफ का होगा लोवेस्ट पावर लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, कि दोनों में कौन सा कॉमन प्राइम फैक्टर है 2, और उसमें जो सबसे कम पावर है, जो सबसे कम घात है, वो कौन सी आपकी 1। तो हम वो लिख देंगे 2, ये आपका एचसीएफ है। और एलसीएम इसके ठीक उलट हो जाएगा,
वह हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ये ध्यान रखेंगे। सभी प्राइम फैक्टर को लिखेंगे और उसमें क्योंकि कई रिपीट होते हैं तो उसका ध्यान रखने के लिए सिर्फ क्या याद रखें, ग्रेटेस्ट पावर। जैसे यहाँ प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 और 3, तो लिखेंगे 2 और 3। और हाईएस्ट पावर 2 में 2 है और 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो एज इट इज लिखेंगे और आपके पास एलसीएम हो जाएगा 4 गुना 3 12। मैं जानता हूँ आप एलसीएम दूसरे तरह से भी करते हैं, लेकिन अगर हमें ऐसे ही बताना है, दोनों चीज़ें साथ बतानी है, तो हम आसानी से ऐसा निकाल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि नंबर्स नहीं दिए होते, नंबर को फैक्टराइज करके डिग्री के रूप में दिया होता है, तो वहाँ आप गुना करके नंबर नहीं ज्ञात करेंगे, ऐसे ही आप निकाल लेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसका एक रिजल्ट हम देखते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हमारे पास 2 संख्या थी 4 और 6 और इनका एचसीएफ आया 2 और एलसीएम कितना आया 12। अगर हम गौर से देखें तो 4 और 6 की मल्टीप्लिकेशन 24 और 2 और 12 की मल्टीप्लिकेशन वो भी 24। तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब भी हमारे पास कोई 2 संख्या होती है, व्हेन वी हैव 2 नंबर्स, एनी 2 नंबर्स, देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, कि 2 संख्याओं का गुणनखंड उनके एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम, हिंदी मीडियम वाले भी कई बार इन इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो इनके गुणनफल के बराबर होता है। ये आप रिजल्ट के रूप में याद रखेंगे। ठीक है, इसके बेस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि इन चारों बातों में से आपके पास क्या होता है, कई बार कि कोई एक चीज़ मिसिंग होती है और दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे कि A इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। आइए एक और क्वेश्चन करें कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 225 इसके प्राइम फैक्टर आइए सीख लेते हैं, वैसे आप सबको आते हैं। ये कई बार बोलते हैं लोग कि ये एलसीएम वाला मेथड, एलसीएम नहीं है, इसको प्राइम फैक्टर करने के लिए हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 से 2 से तो जाता ही 225, तो 3 से चेक करते हैं, 2 + 2 + 5 ये 9 हो गया, तो हाँ 3 से डिविजिबल है, तो 3 से भाग करेंगे। 75 75 फिर 3 से डिविजिबल हो सकता है, इसे फिर से भाग करेंगे। 25 अब 3 से तो भाग नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 5 से भाग करेंगे, तो ये 25 आ गया। तो हमारे पास 225 के प्राइम फैक्टर जो बने वो आपके हुए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। जिसे हम डिग्री के रूप में लिखें तो हम लिखेंगे 3⁻² इंटू 5⁻²। इसी तरह से हम 120 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके पास वो 2 3 और 5 3 उसमें अभाज्य गुणनखंड है और उनकी डिग्री देखते हैं, तो 2 हमारे पास है 3 बार, 3 आता है 1 बार और 5 आता है 1 बार, वो उसे घात के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। अभी जैसे हमने पढ़ा एचसीएफ क्या लेंगे, जो कॉमन फैक्टर है, तो ऊपर दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है 3, उसकी लोवेस्ट पावर लीस्ट पावर जो न्यूनतम घात है, कम से कम जो घात है उभयनिष्ठ गुणनखंड की, वो आप एचसीएफ में लेते हैं। 5 भी इसमें कॉमन है, उसमें भी आपकी लीस्ट पावर 1 है, तो हम लिखेंगे 3 गुना 5, तो आपके पास एचसीएफ कितना हो गया 15। और इसी प्रकार एलसीएम, एलसीएम में आपके कॉमन फैक्टर कौन से हुए 2 3 5, 2 ऊपर नहीं है लेकिन नीचे हैं, तो जो भी फैक्टर है ईच प्राइम फैक्टर, एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर देख रहे हैं, वैसे एलसीएम कॉमन मल्टीपल होता है जो हम डिटेल में करते हैं, आपने पिछली क्लासों में किया होगा। यहाँ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ईच प्राइम फैक्टर को लिखेंगे और उसमें जो आपकी ग्रेटेस्ट पावर है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 3, 3 में ग्रेटेस्ट पावर कितना है 2 और 5 में ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 2, इन सब को लिखते हैं, तो ये आपके पास एलसीएम आ जाता है 1800। ठीक है बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर ऐसा कहीं लगता है कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, आपने संकोच कमेंट बॉक्स में लिखे, हम इसमें कुछ और चेंज करें। बाइलिंगुअल में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है आप वो बता सकते हैं। अभी हम आपके लिए छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं ताकि आप थोड़े थोड़े समय में भी पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि पूरे चैप्टर की एक ही वीडियो हो तो आप सुझाव दीजिए, उसमें फिर वो घंटा 1.5 घंटे की वीडियो बन सकती है, नहीं तो फिर हम एक एक छोटे छोटे टॉपिक की छोटी छोटी वीडियोज आपके लिए
बस यही है कि आप अभ्यास करते रहे, निरंतर अभ्यास से गणित बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए एक और सवाल जिसमें 3 संख्याएं ले लेते हैं, 12, 15 और 21। तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 3, जिसे आप लिखेंगे 2⁻² एंड 3⁻1। 15 में आपकी डिग्री 1 की है, 3 और 5 की। और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 7, डिग्री 1 और 1। तो हम यहाँ एचसीएफ जो देखते हैं, तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 3 है, और उसकी जो डिग्री है, लीस्ट डिग्री, वो कितनी है? 1। इसी तरह से जब एलसीएम की बात करें तो ईच प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर कौन कौन से नजर आए? 2, 3, 5, 7। और डिग्री जो उनकी ग्रेटेस्ट पावर है ईच प्राइम फैक्टर की, तो 2 में ग्रेटेस्ट कितना है? 2, 3 में ग्रेटेस्ट 1, 5 में ग्रेटेस्ट 1 एंड 7 में ग्रेटेस्ट 1। इस तरह से हम इसे लिख देंगे और कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिल जाता है इसका आंसर। तो एलसीएम 420, 4 × 12 × 60 गुना 6, जैसे भी आप गुना करते हो इस तरह से हम पाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हम एचसीएफ और एलसीएम का परिणाम गुणनफल का ले रहे थे कि संख्याओं का गुणनफल और उनके एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल समान रहता है, वो 3 संख्याओं में नहीं होता, उसके लिए अलग परिणाम है, उसकी बात फिर कभी। अभी क्वेश्चन आपके पास इसके अनुप्रयोग का आता है। जो हम इसके अनुप्रयोग की बात करें आधारभूत प्रमेय के, तो कि 4 की n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n 0 पर समाप्त हो रहा हो। मतलब a number 4n where n is any natural number, check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0। आइए देखिए, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि 4 की कोई घात है, और वो कोई भी घात प्राकृत संख्या हो सकती है, तो क्या उसे हल करने पर कभी उसके परिणाम में 0 होगा? मतलब जैसे अगर हम बात करें कि 4 की कोई घात आपने ली, 1 या 2 या 3, जो भी आप लेते हैं, तो कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि उसके परिणाम में लास्ट में 0 आए, 0 आए, 0 पर समाप्त हो। ऐसे आपको कई सवाल मिलेंगे इस चैप्टर में। 4 की पावर n है या 6 की पावर n है। यहाँ पे भी हम यूज करेंगे आधारभूत प्रमेय की जो अद्वितीयता है, यूनिकनेस है, कि जो भी अभाज्य संख्या है गुणनखंड के रूप में, जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे किसी भाज्य संख्या को, तो उसके क्रम आगे पीछे हो सकते हैं, बट वो यूनिकनेस होता है उनके फैक्टर। आइए तो इसी की बात थोड़ा सा करते हैं। तो 4 की पावर हमने 1 किया तो कितना आया? 4। अच्छा, 4 की पावर 2 लिखते हैं तो हम 4 को 2 बार गुना करेंगे, वो कितना होता है? 16। तो पहली संख्या में 4 था, इकाई का अंक 0 नहीं है, 0 नहीं है। दूसरे में इकाई का अंक, यूनिट डिजिट जो आपकी है वो 6 है, वो भी 0 नहीं है। 4 बना लेते हैं, 4 की पावर 3 करके देखते हैं, तो यहाँ भी 4 3 बार लिखेंगे। आप इसे हल करेंगे तो ये 64 मिलेगा। यहाँ क्या इकाई का अंक 0 है? बस आपको यही देखना। अभी हम क्वेश्चन समझ रहे हैं, अभी सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कहना चाहता है। वो कह रहा है तो जो भी ऐसे नंबर है आपको बताना है कि ऐसा कब होगा जब इनका इकाई का अंक 0 होगा। तो हम ऐसा कर करके नहीं देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन समझने के लिए बात कर रहे थे कि क्वेश्चन क्या है, फॉर्मेट क्या है क्वेश्चन का, कि क्या 4 की कोई घात ऐसी हो सकती है जब इकाई का अंक 0 हो। तो ये 2 3 हमने छोटे छोटे नंबर लिख कर देखें, इससे हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और फिर हम इसका हल करेंगे कि कैसे करना है। तो इकाई का अंक हमें 0 ढूंढना है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इकाई का अंक 0 कब होता है? जैसे हमने 10 लिखा, और 10 कब बनता है? जब 2 गुना 5 करें। इसका मतलब जहाँ कहीं अगर 5 गुना हो रहा होता, 5 कहीं होता मल्टीप्लाई में, तब हम कह सकते थे कि शायद यहाँ 0 होगी, क्योंकि तब 10, 100, 1000 ऐसा कुछ बनता। तो 0 आने के लिए, इकाई के अंक पर 0 आने के लिए हमें प्राइम फैक्टर 5 का होना बहुत ही जरूरी है। तो इनके अभाज्य गुणनखंड में 5 आता है? नहीं आता। इसका मतलब ये 0 नहीं होगा। लेकिन अब लिखेंगे क्या, वो हम थोड़ा सा ढंग देख लेते हैं लिखने का।
किताब में भी है, ये एग्जाम्पल ही है। वो थोड़ा सा लैंग्वेज आगे पीछे लिखी है तो कई बार आपको समझने में परेशानी ना हो, थोड़ा सा आराम से समझते हैं। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, इसका मतलब 2 की पावर 2 हो गया। हमें बताना है कि 4 की पावर n, तो 4 की पावर n को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका। तो 2 की पावर 2 है और इस पूरे की पावर n लिखेंगे, जिसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। तो यहाँ जितना भी है n, हम कुछ भी लें, लेकिन हमारे पास जो आधार है, बेस है, वो कितना है, 2। तो अभाज्य जो संख्या है 2 के अतिरिक्त और कोई नहीं आएगी। n आप 1 लें, 2 लें, 3, 10, 20 कुछ भी लें, लेकिन जितनी बार भी गुना होगा वो 2 गुना 2 गुना 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा होता रहेगा। क्या कहीं 5 आने का कोई चांस है, बिल्कुल नहीं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं आ रही है, इसलिए इसके परिणाम में कहीं भी शून्य पर अंक समाप्त नहीं होगा, यही बस हमें लिखना है। तो अर्थात 4 की n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या केवल 2 है। अंग्रेजी वाले छात्र लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर जो है 4n में प्राइम फैक्टर ओनली 2 इज द प्राइम फैक्टर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n। दिस नो नंबर 5, और जब 5 ही नहीं आता है तो कभी आपका शून्य हो ही नहीं सकता। ये आप समझ चुके हो कि जब तक 2 गुना 5 नहीं होगा, 5 से कोई संख्या गुना नहीं होगी इवन नंबर में, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हम इसलिए कहेंगे कि कोई भी प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर n कभी भी 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होता है। इसी को बुक में ऐसे पूरा हिंदी में लिखा हुआ था, तो वो समझने में कई बार हमें बीच बीच में लैंग्वेज में लगता है क्या लिख दिया, उसने सिर्फ यही बताया है। वो आप लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं कि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता है वो निश्चित कराती है कि जब 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो फिर वो नहीं होगा, वो चाहे कितनी बार उसकी आप पावर कर लें। इसलिए कभी भी 4n शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो ये थी हमारी आज की कक्षा। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई परेशानी है तो आप हमें ज़रूर अपनी राय भेजें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्ते। फिर मिलते हैं भाग 4 में आपके लिए नया विषय लेकर, और उसमें हम लेंगे आपका अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। ठीक है, नमस्ते।